दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इस समय देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं और उसी को लेकर विभिन्न प्रदेशों में जो राजनीति है लगातार वह गर्म भी हो रही है और विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं अपने-अपने जो प्रभुत्व है उसको स्थापित करने के तमाम तरह के प्रयास इस समय करते दिखाई देते हैं। और विभिन्न प्रदेशों की राजनीति भी अलग-अलग दिशा के अनुसार तय हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है, पश्चिम बंगाल की अलग है। तो विभिन्न प्रदेशों की जो राजनीति है, उसका अगर विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि अलग-अलग मुद्दे अलग-अलग राज्यों में के अनुसार राजनीति को तय कर रहे हैं, उसकी दिशा को तय कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर पिछले अगर 2 लोकसभा चुनाव की बात करें, उसमें एक तरह से बीजेपी ने बड़ा अपना प्रभाव स्थापित किया और उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी लगातार उन्हें 2 विधानसभा चुनाव में जीत मिली, 2 बार सरकार में बना चुके हैं। ऐसे में क्या इस बार भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में वह सफलता प्राप्त होगी जो उसे पिछले लोकसभा चुनाव में हुई? इसको लेकर तमाम तरह के सवाल इस समय भारतीय राजनीति के अंदर हैं, खास तौर से हरियाणा की राजनीति को लेकर। क्योंकि किसान आंदोलन से हरियाणा और पंजाब की राजनीति बहुत अच्छी तरह से प्रभावित हुई है और उसको लेकर ऐसा लोग शंका जता रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हरियाणा के अंदर बहुत मुश्किलें सामने आएँगी उनके चुनाव के अंदर। और उसका कहीं न कहीं ऐसा परसेप्शन भी एक बिल्डअप हो रहा है कि हरियाणा में बीजेपी को लेकर तमाम तरह की जो नाराज़गी है वह सामने आने लगी है। और उसी का परिणाम है कि बीजेपी के पास अपने खुद के कैंडिडेट इस बार लगता है कि उन्हें नहीं मिल पा रहे, इसलिए वो दूसरी पार्टी से उन्होंने भी विभिन्न नेताओं को इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है। साथ ही जो उनके अलायंस पार्टनर थे विधानसभा में हरियाणा सरकार के अंदर, वह भी उनसे अलग हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला को लेकर भी वहाँ की नाराज़गी लगातार देखी जा रही है। ऐसे में जो मुख्य रूप से 3 दल हैं बीजेपी, कांग्रेस और चौटाला परिवार की जो राजनीति हरियाणा के अंदर रही है, उसका आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या असर होगा? किस तरह की राजनीति की दिशा हरियाणा पकड़ेगा, उन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हरियाणा से बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर संतोष दहिया जी जुड़ी हुई हैं, तुर्षियत से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही हमारे साथ नमस्कार। बलराम सैनी जी अम्बाला से इस समय जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, नमस्कार। अभिनंदन करता हूँ। साथ ही धर्मपाल धनखड़ जी हमारे साथ रोहतक से इस समय जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। तो चर्चा की शुरुआत सबसे मैं डॉक्टर संतोष जी से करता हूँ कि संतोष जी सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार वहाँ की हरियाणा की राजनीति में वह कहीं न कहीं अपनी भूमिका भी निभाती हैं और लगातार जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उसको लेकर भी बहुत ही वह एक्टिव रहती हैं। तो ऐसे में जो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है, हरियाणा बड़ा प्रभावित रहा है किसान आंदोलन की राजनीति से। और वर्तमान में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी की लगातार चिंताएँ बढ़ा रही हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार हरियाणा में बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। आपको क्या लगता है वर्तमान जो राजनीति हरियाणा की है, उसकी दिशा और दशा आने वाले समय में किस तरह से आप देख रही हैं? संतोष दत्ता जी। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हरियाणा में अब जो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें हालात उम, बेहद खतरनाक कहूँ या मैं कहूँ कि चिंताजनक है बीजेपी के लिए। क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन हरियाणा से ही चला, हरियाणा और पंजाब ने ही जो किसानों का आंदोलन है, वो शुरू किया। और जब शुरुआत हुई किसानों के आंदोलन में, उन्होंने 13 महीने तक सड़कों पे उनको बैठना पड़ा और सरकार के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी। 750 शहादत हुई किसानों की और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाँ, आप आइए, वार्ता कीजिए, मैं आप लोगों को एमएसपी दूँगा। उन्होंने वादा किया और किसान वापस अपने घर आ गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बिल्कुल अपनी बात से मुकर गए, उन्होंने कोई एमएसपी उनको नहीं दिया। किसानों को दोबारा से बैठना पड़ा और जब दोबारा से किसान बैठे, तो उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर हालत किसानों के साथ सरकार ने की। बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी कर दी सड़कों के ऊपर, किल्ले गाड़ दी गई, ड्रोन से ऐसे हमले किए गए जैसे किसान नहीं ये आतंकवादी हैं या ये इस देश का हिस्सा ही नहीं है। उनके साथ इस तरह का बर्ताव किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति इसको संतोषजनक नहीं कह सकता या इससे इत्तेफ़ाक नहीं रख सकता। दूसरा जो बड़ा आंदोलन था हमारी महिला खिलाड़ियों का, क्योंकि वो भी हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी थे। वो दिल्ली में बैठे और उन्होंने नाक रगड़ ली कि हमारी बात सुनिए, हमारे साथ एक सांसद इस तरह से बदतमीज़ियाँ करता है या हमारा शोषण करता है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। उन्होंने गृह मंत्री जी को भी लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी लिखा। उन्होंने जहाँ वो कह सकती थी या जहाँ वो अपनी बात रख सकती थी, उन सबको कहा। लेकिन उसके बावजूद उनकी एक बात तक नहीं सुनी जो प्रधानमंत्री उनको अपने घर की बच्चियाँ बोल रहे थे
कुछ दिन पहले जब वो मेडल लेकर आई थी, और वही प्रधानमंत्री उनको पहचानने से मना करते हैं और बच्चियां इतनी मजबूर हो जाती हैं कि वो अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने के लिए भी जाना उनको पड़ता है, और प्रधानमंत्री निवास के ऊपर भी जाने के लिए वो मजबूर होना पड़ता है। मेडल ऐसे ही नहीं आते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर किसी खिलाड़ी को मेडल लेना होता है तो दिन रात एक करना पड़ता है, और एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लाने के लिए जमीन बिक जाती है। कड़ी मेहनत 20-20, 25-25 साल की मेहनत होती है, तब कहीं जाकर वो मेडल आते हैं। और वो मेडल केवल उन बच्चियों के नहीं थे, वो मेडल केवल हरियाणा के लोगों के नहीं थे, वो मेडल इस देश के थे। इस देश का नाम उन बच्चियों ने रोशन किया। उन बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव किया, ऐसी बर्बरता कभी कोई सोच नहीं सकता। अदरवाइज ये उनको बुलाकर उनसे बात कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की। वो भी एक कसक हरियाणा के लोगों में है। तीसरा, यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों के पास आज रोजी-रोटी नहीं है। ये केवल 5 किलो अनाज देकर ये इतिश्री करना चाहते हैं। हमारे युवाओं को, हरियाणा के 350 से ज़्यादा युवाओं को इज़राइल भेज दिया, और अब ये बोल रहे हैं कि इज़राइल मत जाओ क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है। अरे हमारे लड़कों को मरने के लिए तुम इज़राइल में भेजते हो, आप यहाँ पर उनको रोज़गार क्यों नहीं दे सकते? लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी जो अग्निवीर जो युवाओं की योजना थी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा का युवा देश में देश का नाम भी रोशन करता है स्पोर्ट्स में, और उधर सीमा पर खड़ा होकर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है, देश की रक्षा के लिए। और तीसरा, हमारा किसान है जो अन्न पैदा करके देश के लोगों का पेट भरता है। तीनों वर्गों को इन्होंने दिन-रात, कहते हैं कि तरसना, इनको तरसा दिया है। इनकी एक बात इनको कहीं सुनाई नहीं देती है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं प्रशांत जी, और ये मुद्दे इस बार इलेक्शन में काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं भी लोगों के बीच में जाती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, और लोगों से जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये भी है कि जो बीजेपी ये कहती है कि हम तो ईमानदारी वाले लोगों को अपने अंदर शामिल करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हरियाणा में 7 लोग कांग्रेस के हैं, जो कांग्रेस से इन्होंने उधार लिए हैं, या उनको किस तरह से अपने अंदर शामिल किया है, और उनको टिकट बाँट दी गई है। जिंदल, जिसके ऊपर इतना बड़ा कोयला घोटाला का इल्ज़ाम लगा, और जो बीजेपी के लोग आज उनके लिए वोट माँग रहे हैं, वो लोग ये कहते थे कि इनको जेल में होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 1 दिन पहले उसको बुलाते हैं और 5 मिनट के अंदर उनकी टिकट उनको डिक्लेयर कर दी जाती है। तो लोग अब मूर्ख नहीं रहे हैं, बहुत समझदार हो गया है किसान, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कितनी बार ये बरगलाएँगे राम मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर। जिस गाय के नाम पर ये लोग वोट माँगते हैं, उसी गाय से ये लोग चंदा लेते हैं। ये इस तरह की जो ये हरकतें ये लोग कर रहे हैं, ये अब किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से ये काला धन लाने की बात कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से एसबीआई को दबाव बनाया इन लोगों ने कि आप किसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का कहीं कोई जिक्र ना करो, या सुप्रीम कोर्ट में जो भी चंदा हमें मिला है वो ना बताएं। कितना इनके ऊपर दबाव बनाया गया। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको अब लोग घेरेंगे इनको, और मुझे नहीं लगता कि अब इनके लिए सुखद माहौल है, क्योंकि जिस भी गांव में ये जाते हैं, आपने हिसार में देखा होगा, जिस भी गांव में रणजीत चौटाला जी गए, उनका विरोध हुआ, और किसानों ने झंडे उठाए, और उन्होंने कहा कि अब गांव में क्या करने आए हो। जब हमें हमारी दिल्ली में, हमारी दिल्ली है, दिल्ली किसी के बाप की पनौती नहीं है। दिल्ली हमारे हर देशवासी की दिल्ली है। उसमें हमें जाने से रोका गया, कीलें गाड़ दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, आँसू-गैस के गोले और पानी के बौछारें, ये सब तो बिल्कुल कॉमन था। लेकिन दीवार खड़ी करना सड़क के ऊपर, और वो भी आम जन के लिए रास्ता बंद कर देना सरकार की तरफ से, ये बहुत सारे मुद्दे हैं प्रशांत जी, जो अब इनको भुगतना जी, जी। पड़ेगा। जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो हरियाणा के मुद्दे हैं, वह कहीं न कहीं ऐसी मुख्य धारा में आ चुके हैं राजनीति की, इसमें जो बीजेपी के प्रति नाराज़गी लोगों की स्पष्ट रूप से आप महसूस कर रही हैं। तो मैं बलराम जी की बात करूँ, बलराम जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि पत्रकारिता का बड़ा लंबा अनुभव है, आपने बड़े नज़दीक से हरियाणा की राजनीति कवर भी किया, सब कुछ देखा भी है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती जो लगातार राजनीतिक रूप से हरियाणा के अंदर बढ़ गई है, जबकि पिछले अगर हम लोकसभा की बात करें तो बड़ी सफलताओं उन्हें मिली थी। सरकार भी उनकी हरियाणा में रही। उसके बावजूद भी हरियाणा के लोगों की आशंकाओं को पूरा करने में बीजेपी उतनी सफल क्यों नहीं हो पाई जो हरियाणा के लोग अपेक्षा करते हैं। जैसे संतोष जी ने बताया कि तमाम तरह की नाराजगी बीजेपी के प्रति लोगों के सामने आ रही है। उसके पीछे मुख्य रूप से क्या कारण आप समझते हैं? और साथ ही वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वह क्या संकेत दे रही हैं, कि उसका क्या अनुमान आप लगा पा रहे हैं? बलराम जी। नहीं,
नमस्कार। जैसा डॉक्टर संतोष दहिया जी ने बहुत विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा की, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। वास्तव में ये आम जन के मुद्दे हैं, पूरे हरियाणा के मुद्दे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे पहलवानों का आंदोलन रहा हो, चाहे दूसरे जितने भी मुद्दे संतोष जी ने बताए, वो वास्तव में यहाँ पे जमीनी हकीकत है हरियाणा की। जहां तक चुनावी गणित का सवाल है, क्योंकि मुद्दे पिछले बार भी थे, उससे पिछली बार भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव के जब हम वोट डालने जाते हैं उस समय हमारी जो प्राथमिकताएं होती हैं वो अलग होती हैं। हम मतलब मैं आम जन की बात कर रहा हूँ, कई बार जो रियल इश्यूज हैं उनको पीछे छोड़कर और इमोशनल इश्यूज पे वोटिंग होती है, जैसा हमने कई प्रदेशों में भी देखा, हरियाणा में भी देखा। और इस मामले में जो भाजपा है वो मतलब उनका कोई जवाब नहीं है इमोशनल इश्यूज के साथ कैसे उन्होंने खेलना है, तो वो इस मामले में बहुत माहिर हैं। जो दो चीजें जो सबसे ज्यादा हमारे हृदय को प्रभावित करती हैं, दिल को प्रभावित करती हैं, वो होती है एक रिलीजन और एक नेशनलिज्म। तो चाहे धर्म की बात है, चाहे राष्ट्रीयता की बात है, वो इस तरह से इन चीजों को सामने रखते हैं कि लोग जो है वो असली मुद्दों से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। लेकिन इस बार की परिस्थितियां थोड़ा सा पहले से अलग हैं, क्योंकि ये ताजे ताजे मामले हुए हैं। जैसे सुमन जी ने बताया कि नहीं, संतोष जी ने बताया कि जो है किसान आंदोलन जो है वो जैसा आपको सभी पूरे देश को पता है कि बहुत पहले हो गया था, लेकिन ये जो दोबारा 2.0 जो है अभी जो दोबारा आंदोलन आया है, इसने वो जो 700 किसान पहले शहीद हुए, उनके जो जख्म है उन परिवारों के, वो सब हरे कर दिए। अगर इस आंदोलन को सही ढंग से हैंडल कर लिया जाता तो शायद इतना ज्यादा भाजपा के लिए डैमेज ना होता। लेकिन मैं पहले भी हर एक डिबेट में कई बार ये चर्चा होती है, तो मैं एक बात पे हमेशा कहता हूँ कि भी इतनी जरूरत नहीं थी जो इस समय हरियाणा पंजाब सीमा को जैसे आपने मतलब इंडो पाक सीमा बना दिया, बॉर्डर बना दिया, तो इतनी ज्यादा फेंसिंग है और ये सब कुछ करने की इतनी जरूरत नहीं थी। वो जो है लोग वो दिल्ली जाना चाहते थे, जो उनका हक है, हर एक भारतीय का हक है कि वो अपनी राजधानी भी जाना चाहे तो जा सकता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो आंदोलन के लिए दिल्ली जाते हैं, जंतर मंतर पर धरने देते हैं। रामलीला मैदान में जिस जिस आंदोलन ने भाजपा सरकार को लाने में सबसे बड़ा योगदान दिया, वो अन्ना आंदोलन भी तो दिल्ली में हुआ था। तब तो उस समय की सरकार ने किसी को नहीं रोका था कि वो दिल्ली ये रामलीला मैदान में ना पहुंचे। वो जो रामलीला मैदान में एक जो पूरे देश के अंदर एक मोमेंटम बना पिछली सरकार के खिलाफ, और उसका रिजल्ट ये आया कि मतलब लोग एक विकल्प देखने लगे कि कोई विकल्प आए, और अचानक से जो है गुजरात से नरेंद्र मोदी जी आ गए और ये सरकार बनी, और उसके बाद फिर रिपीट हो गई। चलो, पर कहने का भाव ये है कि आंदोलन करना, अपनी बात को रखना, ये हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है और ये हर भारतीय का अधिकार है। इसमें ये नहीं आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते किसी कोई बैठेगा, कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। किसान नहीं जाते, क्यों? किसान क्यों नहीं जा सकते? किसान क्या इस देश के नागरिक नहीं है? तो ये जो पूरे हमारे हरियाणा पंजाब पूरी सीमा पर कई जगह जो ये फेंसिंग की गई, रोका गया, जोर जबरदस्ती की गई, इसकी जरूरत नहीं थी। और उस चक्कर में क्या है कि जो हरियाणा सरकार है, जो उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो, और उस समय के गृह मंत्री मतलब मनोहर लाल खट्टर जी और अनिल विज जी, ये कहीं ना कहीं लोगों के टारगेट पे आ गए कि इन लोगों के ने इतनी जोर जबरदस्ती की है कि किसान जो है, एक लड़के की डेथ भी हो गई, और कहीं एक लड़के की तो मतलब उसमें फोर्स की वजह से हुई डेथ, जो भी वटेवर जो भी कहा जा रहा है, हालांकि जांच का विषय है। लेकिन कई और जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ तक कि कहीं पुलिसकर्मी भी वहां पे जिनकी डेथ हुई है। तो इस चीज की जरूरत नहीं थी, ये बहुत ज्यादा हो गया, और शायद यही वजह है कि सरकार को चेहरा बदलना पड़ा।
सरकार को अपना चेहरा बदलना पड़ा, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, गृह मंत्री बदलना पड़ा। सरकार को अपना चेहरा बदलना पड़ा, मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, गृह मंत्री बदलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये एक सरकार कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। अब हम आते हैं लोकसभा चुनाव पर। लोकसभा चुनाव के मामले में अगर हम कहें तो बीजेपी ने 1 महीना पहले यानी कि 13 मार्च के करीब जो है अपने सभी 10 के 10 कैंडिडेट्स की घोषणा करके एक किस्म से चुनाव प्रचार के मामले में बाजी मार ली। जहां तक गठबंधन की बात है जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हुआ हरियाणा में, उसमें आम आदमी पार्टी ने तो बहुत पहले कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को उतार के कहीं ना कहीं प्रचार में कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में फिसटी रही है। आज शाम तक शायद हमारे हरियाणा से जो है वो उम्मीदवारों की सूची आ जाए। ये सही है कि हमारा चुनाव जो है वो 6th फेज में, सेकंड लास्ट फेज में है, यानी कि 25 मई को है, अभी बहुत सारा टाइम है। लेकिन जब एक पार्टी जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, जब वो चुनाव मैदान में आ चुकी है, तो उसका मुकाबला करने में कांग्रेस को पता नहीं क्या झिझक हो रही है, क्यों अपने जो उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रही है। आप ये देखेंगे हरियाणा में जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, एक लोकसभा क्षेत्र में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है। बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, जिससे जो है उम्मीदवार को रूबरू होना होता है, अपनी बात वहां तक पहुंचानी होती है, पार्टी की नीति। अभी जब तक जो घोषणा नहीं हुई है उम्मीदवारों की, तो कोई भी मतलब वो जिम्मेवारी ऑन नहीं कर रहा है, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हाँ जी मेरे पास मैंडेट है, मैं पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूं और आपने मेरा साथ देना है। अभी एक और समस्या जो कांग्रेस के साथ है, जैसे सभी लोगों को पता है कि हुड्डा वर्सेस SRK एक ऐसा परसेप्शन है, सच्चाई है नहीं है हम उस बात पे ज्यादा नहीं जाएंगे, कि एक तरफ हुड्डा गुट है और दूसरी तरफ जो शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है और किरण चौधरी का गुट है। तो जो कैंडिडेट हमारे अनाउंस होंगे, उनको सबसे पहले तो अपने लोगों को दूसरे गुट के लोगों को साधना पड़ेगा, लोगों के पास जाने का तो बाद की बात आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो है सूची जितनी जल्दी हो जाए तो वो कांग्रेस जो है वो मैदान में उतरे पूरे दल बल के साथ, पूरे एकजुटता के साथ, तो मुझे लगता है कि वो मुकाबला कर पाएगी। अभी तक जो भाजपा है वो चुनाव प्रचार के मामले में आगे निकल रही है और पूरे धुआंधार मतलब चुनाव कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। जहां तक एक जो मुद्दा उठाया डॉक्टर संतोष ने, तो उन्होंने कहा कि मतलब 5 लेकिन 6 कैंडिडेट्स हैं जो हमारे 10 जो कैंडिडेट भाजपा ने घोषित किए हैं, उनमें से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए और इसमें मजे की बात यह है कि उनका ज्यादा विरोध हो रहा है। अगर हम सिरसा और हिसार की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर भाजपा उम्मीदवारों का कहीं विरोध हो रहा है तो हिसार और सिरसा में हो रहा है। वो अपना चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। जब भी वो चुनाव प्रचार करने किसी जगह पे जाते हैं जो शेड्यूल्ड वेन्यू होता है, वहां पे पहले ही विरोध करने वाले लोग पहुंचे होते हैं, इसलिए कई बार तो उनको अल्टरनेट एक प्लेस रखना पड़ता है, एक वेन्यू अल्टरनेट रखना पड़ता है कि कहाँ अनाउंस कुछ करेंगे और पहुंच जाएंगे कहीं और, ताकि उनको वहां पे लोगों के इस तरह से खुले विरोध का सामना ना करना पड़े। अच्छा, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे इस तरह की बात नहीं हो रही है। बड़ी हैरानी की बात है, जैसे हम अगर अंबाला की भी बात करें, अंबाला जो है किसान आंदोलन का गढ़ रहा है, अभी भी बाकी सारे बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं, लेकिन जो शंभू बॉर्डर है अंबाला शहर से बिल्कुल सटा हुआ, और अंबाला के बहुत सारे किसान नेता वहां पे रोज जाते हैं, अपना जो भी धरना प्रदर्शन वहां पे भाषण देते हैं। और जो ये शुभ कर्म जो जिस लड़के की मौत हुई थी किसान नेता की, वो जो उसकी जो अस्थि कलश जो लाया गया
अंबाला में उसका बड़ा उसको घुमाया गया, उसका प्रभाव भी देखने को मिला। और जो जिन लड़कों की बात होती है, एक वो है नवदीप सिंह जलवेड़ा है, और जो कई लोग हैं, जो बड़े नेता जो इस आंदोलन में कहीं उभर के आए हैं सामने, वो भी अंबाला से संबंधित हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं उसके बावजूद को पूरा करूं, इससे पहले की मैं स्थिति बताना चाहता हूं। जब पिछला किसान आंदोलन हुआ था, तो अंबाला के ही कई गांवों में ऐसे बोर्ड लगे थे कि भाई यहाँ पे भाजपा और जजपा नेताओं का प्रवेश जो है वो निषेध है, आप अपने रिस्क पे आए। लेकिन आज इस सब के बावजूद नवदीप की जिसकी बात मैंने की है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस सब के बावजूद कहीं पर भी जो भाजपा उम्मीदवार है उसका विरोध देखने को नहीं मिला है। ऐसा खुला विरोध कि उसको किसी ने काले झंडे दिखाए हैं, वो आराम से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक बात और जो मैंने कही कि चेंज ऑफ गार्ड जो हुआ हरियाणा में, जो हरियाणा में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं नैब सिंह सैनी, तो उनके आप काम के हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो कहाँ रैंक करते हैं, 10 में से आपको उनको कितने भी नंबर दे सकते हैं। लेकिन जो एक उनका स्वभाव है, उस मामले में वो कहीं ना कहीं बाजी मारते हैं कि पिछले जो नेताओं के मुकाबले, क्योंकि जो मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो कई तरह की घटनाएं हुई हरियाणा के अंदर। वो उन्होंने जन संवाद एक प्रोग्राम चलाया था, तो वो जहां जहां जाते थे, कहीं अगर विरोध का स्वर उठता था तो वो सहन नहीं कर पाते थे और वहीं पे जी, कुछ जी। ऐसा बोल देते थे कि जो चर्चा का विषय बन जाता था। लेकिन इस मामले में जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट उनका है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरी बात को, तो जी, जी। जो पिछले बार 10 की 10 सीटें भाजपा को आई थी, मुझे लगता है कि शायद आधी भी ना आ पाए। ये आपने बड़ी बात कही कि इस बार जो बीजेपी की संभावना अनुमान लगा रहे हैं कि उन्हें काफी बड़ा नुकसान हरियाणा में आने वाले समय में हो सकता है। मैं धर्मपाल जी के पास हूं, तो धर्मपाल जी, जैसे कि आपने पूर्व वक्ता को सुना और एक तरह से उन्होंने पूरे हरियाणा के जो मुद्दे हैं जो वर्तमान में मुख्य रूप से दिखाई दे रहे हैं उस पर चर्चा की उन्होंने, और साथ ही जिस तरह से कहा कि हरियाणा में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। अब क्या लगता है कि बीजेपी तमाम तरह के प्रयास के बावजूद भी जो सफलताएं हैं उसे निश्चित क्यों नहीं कर पा रही है, और उसे कांग्रेस के नेताओं का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है, दल बदलूं का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है हरियाणा के अंदर सरकार चलाने के बावजूद भी और पिछले लोकसभा की तमाम सफलताओं के बावजूद भी? क्या आपको लगता है धर्मपाल जी? जहाँ तक मुद्दों की बात है, तो संतोष जी ने और बलराम जी ने बड़े अच्छे तरह से और विस्तार से बताया है। मुद्दे बहुत मुद्दों की बात नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे को एक तरफ भी कर, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई है। बेरोजगारी और महंगाई की जब बात आती है तो ये सामने रखा हुआ है। बेरोजगारी के मारे हुए युवा जो को इजराइल में अपनी जान देने तक पहुंच जाते हैं। वो रूस में जिन लड़कों को भेजा गया धोखे से, वो भी इसी चक्कर में गए क्योंकि वो बेरोजगार, उनको यहाँ रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। ये सरकार से इस मामले में विफल रही है रोजगार देने के मामले में। दूसरी बात, महंगाई लगातार बढ़ रही है और तमाम क्षेत्रों में जो है इसको लेकर के रोष है तमाम वर्ग और समाज के तमाम वर्गों में हरियाणा सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए सरकार को मंत्री बदलना पड़ा, ना चेहरा बदलना पड़ा, ये सारी चीजें। अब आते हैं बात के कैंडिडेट। कांग्रेस के कैंडिडेट अभी तक नहीं आए, केवल भाजपा के कैंडिडेट चुनाव मैदान में है और एक जो है क्षेत्र से इनेलो के उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और दूसरे जो है वो आम आदमी पार्टी के यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। आज संभावना है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा कर। जहां तक चुनाव प्रचार में बाजी मारने की बात है, मैं इससे सहमत नहीं।
क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव शुरू ही नहीं हुआ। चुनाव की शुरुआत जो है मैं नामांकन पत्र दाखिल करने से मानता हूँ, क्योंकि अभी चुनाव के लिए काफी समय है, प्रचार के लिए भी काफी समय है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है, वो परसेप्शन पिछली बार भी सफल हुए थे, इस बार भी सफल होने की संभावना बलराम जी ने व्यक्त की। लेकिन मुझे लगता है कि स्थितियां इस बार कुछ अलग है पिछली बार, और पिछली बार जो फार्मूले बीजेपी ने अपनाए वो इस बार कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे। हालांकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो चुनाव प्रचार पूरी तरह से बीजेपी की तरफ से जो चुनाव प्रचार है वो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के ऊपर आ गए। उसी तरह से हरियाणा में जो चुनाव प्रचार शुरू होगा तो वो भी अल्टीमेटली जो है जाट गैर जाट मुद्दे पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आजमाए हुए फार्मूलों को छोड़ना नहीं चाहती किसी भी सूरत। उसके लिए केवल जीत सुनिश्चित करना ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं किस तरह से उन फार्मूलों को कांग्रेस विफल कर पाई। कांग्रेस मजबूत है, कमजोर नहीं है। कमजोरी का एक ही कारण है कि कांग्रेस संगठित नहीं, कांग्रेस के पास संगठन नहीं, कांग्रेस के नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। वही जो है इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी 70 पार कर, लेकिन 40 तक अटक गई। और ये 40 से कम भी रह सकते थे, ये 30 पे भी अटक सकते थे, 25 पे भी अटक सकते थे, बशर्ते कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर के, कांग्रेस के नेता एकजुट होकर के चुनाव लड़े। इस बार भी ऐसी ही कमजोरी जो है वो सामने दिखाई दे रही है लगातार। और जिस तरीके से ठीक चुनाव से पहले एसआर के रणदीप शैलजा और ऐसे ये उससे लगने लगा था कि हाँ अब ये अपने मकसद में उसी तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी दावेदारी। एक तरह से ये मान के चलिए कि हरियाणा में एसआर के वर्सेस हुड्डा दो गुटों में जो है कांग्रेस पूरी तरह से विभक्त है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इन तीनों नेताओं में अपने अपने क्षेत्र से बाहर कोई खास पकड़ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको चाहिए कि अपने इलाके को मजबूत करें और अपने क्षेत्र को मजबूत करें और खुद की सीट निकालने की कोशिश करें कि जो क्षेत्र में कैंडिडेट आते हैं, चाहे वो भिवानी महेंद्रगढ़ से सुरुचि चौधरी आए या राव दान सिंह आए या हमारी शैलजा जो है उनका नाम जो है वो सिरसा से लिया जा रहा है या अम्बाला से लिया जा रहा है। लेकिन जहां से भी उनको टिकट मिले, हालांकि उनके पास पॉजिटिव माहौल तो ही लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो भी अपनी सीट या अपने चुनाव जीतने पर केंद्रित होना चाहिए। और उसी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर अपने आप को पूरी कांग्रेस का एक सामयिक नेता मानते हैं तो उनको भी अपने तमाम पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एकता नहीं है कांग्रेस की, अगर एक नहीं हुई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी फिर इनको धराशायी करने में कामयाब होगी। कांग्रेस की एकजुटता बेहद जरूरी है। मुद्दे होते हैं नौगुण नाराज की, तो कोई दो राय। जी 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 जी, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसे बीजेपी से आगे निकलना हरियाणा के अंदर, तो अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा। मैं डॉक्टर भैया जी के पास आता हूँ। आपको क्या लगता है, जैसे कि धर्मपाल जी ने कहा कि जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वह कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है, लेकिन जिस तरह से एक माहौल जो देखा जा रहा है हरियाणा के अंदर बीजेपी से नाराजगी और कांग्रेस के पक्ष में ऐसा एक परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है, उसे लोकसभा चुनाव में इस बार अच्छी खासी अपनी भूमिका और अपनी जीत दर्ज कर सकती है। अब क्या लगता है कि तो हम बात करें बीजेपी के अलावा जो जो मुख्य विपक्षी दल है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस हो गया और चौटाला परिवार की जो राजनीति है, वहां भी लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विभाजित है। चौटाला परिवार भी अलग अलग दिशाओं में राजनीति दोनों और पक्ष कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की जो एकजुटता होनी चाहिए
उसमें क्या कमियां मतलब महसूस करती हैं, और साथ ही कांग्रेस के पक्ष में क्या माहौल आप देख पा रही हैं हरियाणा के अंदर, जो है लोकसभा चुनाव में कुछ विजय प्राप्त कर सकता है, अपनी सीट बढ़ा सकता है? डॉक्टर दहिया जी। जी प्रशांत जी, अगर मैं चौटाला परिवार की बात करूं तो चौटाला साहब के पास एक ही विधायक थे, अभय सिंह चौटाला, और उन्होंने किसान आंदोलन में त्याग पत्र दिया। पूरे देश में ऐसा कोई सांसद या कोई ऐसा विधायक नहीं था जिसने किसान आंदोलन में त्याग पत्र दिया हो, और उन्होंने ये कर दिखाया। तो लोगों में एक उनके प्रति सिंपैथी है कि वो किसानों के साथ खड़े रहे और हमारी लड़ाई में हमारा साथ उन्होंने दिया। ये तो उनकी राजनीति है, और आज वैक्यूम है, वो बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। अगर उन्होंने तरीके से इलेक्शन लड़ा तो वो डेफिनेटली कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, जो बीजेपी ने हमें जातीय समीकरण में बांटा, हमें धर्म के रूप में ये बांटने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में धर्म में ये बांट नहीं सकते, क्योंकि मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा नहीं है। अभी इन्होंने मेवात में शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जैसे लोगों ने वहां जाकर लोगों को समझाया कि मतलब इस चीज में आप लोग ना पड़े, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जो नेता हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अच्छी वहां जॉब भी लेंगे, या आकर उन इन्हीं के ऊपर वो शासन करेंगे। लेकिन हमारे जैसे बच्चों के सिर पे कफन की पट्टी बांध दी है कि तुम गाय के लिए मरो, तुम धर्म के लिए मरो। इनका कोई नेता का बेटा आज तक मैंने किसी धर्म और इस तरह के जातीय दंगों में मैंने किसी को नहीं देखा। हरियाणा में इन्होंने जातीय समीकरण बदलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दोबारा से भाईचारा हरियाणा का दोबारा से पनपा है, और वो जो एक जहर इन्होंने घोला था वो खत्म हुआ है। जो अगर मैं इनका बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो देखिए, आज उस धर्म के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में इनकी किरकिरी हो रही है। चारों मठाधीश ये कहते हैं कि जो धर्म को राजनीति के लिए यूज करे वो नेता नहीं हो सकता, वो राजा नहीं हो सकता। और अविमुक्तेश्वर जो आचार्य हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, वो कह चुके हैं कि धर्म के नाम पर जो लोग अंधे हो रहे हैं उनको एक बार देखना चाहिए कि धर्म सर्वोपरि है, लेकिन लोगों को बांटने के लिए धर्म कतई नहीं है। हर धर्म अपनी जगह पर सही है। तो वो धर्म का मुद्दा तो यहाँ हरियाणा में हो नहीं सकता। जातीय मुद्दों के अकॉर्डिंग या जातियों में हम लोगों को इन्होंने बांटने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं बांट पाए। ये एक तरह की राजनीति इस तरह की करते हैं कि लोगों के दिमाग से खेलते हैं ये लोग। इमोशंस का, जैसा कि सैनी साहब ने बताया कि इमोशंस का ये एक एजेंडा बनाते हैं, और इमोशंस के साथ, लोगों की इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ ये लोग खेलते हैं। इन्होंने पिछली बार एक नारा दिया था 75 पार, लेकिन हरियाणा में सीट कितनी आई थी? 40। अगर लोगों को ये पता होता कि 40 सीट आएंगी तो इनकी सीट आती 15 और 20 सीट, क्योंकि ये बड़ा एक नारा था। और मैं कुछ आंकड़े आपके सामने जरूर बताना चाहूंगी कि किस तरह से नारे देते हैं। जैसे इन्होंने अब की बार 400 पार दे रखा है, ये 400 पार का नारा नहीं है, ये केवल मेजोरिटी के लिए नारा दिया है। और मैं उदाहरण दूंगी, जैसे हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 22 में नारा दिया 45 पार, इनको सीट मिली थी 25। इन्होंने हरियाणा में जो 75 पार का दिया था, इनको सीट मिली थी 40। झारखंड में 19 में इन्होंने 65 पार का नारा दिया था, सीट मिली थी 25। दिल्ली में इन्होंने नारा दिया था कि 45 पार, इनको सीट मिली थी 8। तमिलनाडु में 2021 में इन्होंने नारा दिया 118 पार, और सीट इनको मिली थी 4। ऐसे ही बंगाल में दिया था इन्होंने 21 में 200 पार, और सीट मिली थी इनको 77। गुजरात में इन्होंने 2017 में 150 पार का नारा दिया था, लेकिन सीट मिली थी इनको 99। और छत्तीसगढ़ में 2018 में 50 पार का नारा दिया था, इनको सीट मिली थी केवल 15। मिजोरम में 2018 में एक नारा दिया था कि 21 पार, लेकिन इनको एक सीट मिली थी केवल। अब ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोगों की भावनाओं से ही खेलना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि ये मेजोरिटी में आ रहे हैं, इसलिए ये नारा दे रहे हैं, ताकि लोग इनको 1 या 2% लोग भी उस भाव में बह गए तो इनको फायदा हो जाएगा। लेकिन इनको ये मालूम है कि इस बार इनकी स्थिति ठीक नहीं है, और जो हालात हैं हरियाणा के, खासकर हालात हैं, वो बेहद गंभीर हैं। क्योंकि हमारा युवा इजराइल में मरने के लिए भेजा जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। हमारी बेटियों को दिल्ली में कुचला गया है, किस तरह से उनके साथ जो बर्ताव किया गया सत्ता से, वो बच्चियां कॉमन बच्चियां नहीं थी। मैं तो ये सरकार से एक सवाल भी करना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी स्टार जिन्होंने देश के झंडे का मान बढ़ाया,
देश का नाम रोशन किया। अगर उन बच्चियों के साथ इन्होंने ऐसा किया, तो कोई एक गरीब की बच्ची जिसके साथ ऐसा कुछ होता है, अगर वो कल को आवाज उठाती है, उसको तो बिल्कुल बोलने ही नहीं दिया जाएगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने विजय माल्या, नीरव मोदी और ये ललित मोदी को तो ये लेकर नहीं आए, काले धन को भी ये लेकर नहीं आए। स्विस बैंक का भी एक बहुत बड़ा इन्होंने मुद्दा उठाया था कि हम काला धन लेकर आएंगे। 2 करोड़ नौकरियों का मुद्दा भी इन्होंने उठाया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इन्होंने दिया कुछ नहीं, हमारे युवाओं को इजराइल में भेज दिया है मरने के लिए, क्योंकि वहां पर युद्ध चल रहा है। और अब ये अनाउंसमेंट करते फिर रहे कि इजराइल मत जाइए। अरे आप लोग ही ढोल नगाड़ों के साथ हमारे युवाओं को लाइन में लगाकर सिलेक्ट करवा के उनको इजराइल में भेजते हैं। आप प्रशांत जी अपने कलेजे पर एक बार हाथ रख के देखिए कि जिसका बेटा आज इजराइल गया हुआ है, क्या वो चैन की सांस ले सकता है? क्या वो चैन से सो सकता है? हरियाणा का युवा जिसमें ताकत भी है, जिसमें ब्रेन भी है, जो बेहद मजबूत है, जो मर सकता है इस देश के लिए, जो कट सकता है, जो अपना खून बहा सकता है, उसको हम अपने देश से बाहर भेज रहे हैं कि तुम जाकर इजराइल में रहो, वहां कर उनके युद्ध में शामिल हो, लड़ाई लड़ो। तो ये सब चीजें आज बहुत बड़े मुद्दे हैं। रही बात कांग्रेस की, अगर कांग्रेस ने एकजुट होकर इलेक्शन इस बार लड़ा, तो मैं तो ये कह रही हूं कि 50% नहीं, इनको कांग्रेस को 70% सीट्स मिलेंगी। इन जो ओपोजिशन है, जिसमें चौटाला परिवार भी है और जिसमें कांग्रेस भी है, अगर ये मिलकर ये इलेक्शन ईमानदारी से लड़ते हैं, तो इनको इस बार कोई रोक नहीं सकता। और बीजेपी को कोई एक आध सीट मिलेगी हरियाणा में इस बार, अगर इन्होंने तरीके से इलेक्शन लड़ा। हाँ, अगर इन्होंने अपनी फूट दिखाई तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और जो हरियाणा का आदमी इस बार बिल्कुल नहीं चाहता कि बीजेपी को सिंगल सीट मिले, क्योंकि हम लोगों को किस तरह से इन्होंने जहर हमारे बीच में घोला गया है। अरे हमारी दीवारों के साथ दीवार लगी है। हमारा कल्चर है, अगर बटेऊ आ गया ना, तो पड़ोसी से सब्जियां मांगी जाती हैं कि तुमने क्या सब्जी बना रखी, हमारे बटेऊ आ गया, हमारे दूध नहीं होता, दूध दे दो, लस्सी दे दो, दही दे दो, मक्खन दे दो। हम तो ऐसे कल्चर के लोग हैं। इन्होंने हमें जातियों में बांट दिया, इन्होंने लोगों के बीच में जहर घोल दिया और ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए। लोग पहले देखते हैं तुम किस कम्युनिटी से हो, तुम किस धर्म से हो, उसके बाद उनके साथ उनके कोई संबंध बनते हैं। तो ये बेहद शर्मनाक मामला इन लोगों ने हमारे हरियाणा के जो एक भाईचारा दूध दही का जो एक एक इतिहास हमारा रहा है, जो मिलनसार हम लोग रहे हैं। अरे हमारे तो एक होके पे सारे धर्म के लोग इकट्ठे बैठ के होका पीते हैं। और किसी को भी गांव में अगर गरीब से गरीब की बेटी की भी कोई दिक्कत हो ना, तो सारे भाई इकट्ठे होके उसकी मदद करते हैं। ऐसा कल्चर है हमारे हरियाणा का, उसको इन्होंने खराब किया है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, जाग गए हैं। वो ये चाहते हैं कि इस बार बीजेपी को उखाड़ के फेंक दिया जाए, बशर्ते कि कांग्रेस और आईएनएलडी अपना अच्छे से इलेक्शन लड़े। तो डेफिनेटली इस बार बीजेपी को हरियाणा से कुछ नहीं मिलेगा। जी, 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 जी। जैसे आपने देखा कि वही बात कही आपने कि कम से कम विपक्ष अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ता है, अपनी ताकत को संग्रहित करके चुनाव लड़ता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को बड़ी चुनौती वह दे सकते हैं। तो मैं बलराम जी के पास तो बलराम जी क्या हरियाणा की जो राजनीति है, एक तरह से अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जाट केंद्रित राजनीति हमेशा हरियाणा की रही है। लेकिन बीजेपी इस परसेप्शन को बदलने की कोशिश की है। जैसे मनोहर खट्टर उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री बनाए और खट्टर साहब को बदला भी तो उन्होंने सैनी साहब को वहां मुख्यमंत्री बनाया। तो जाट केंद्रित जो राजनीति हरियाणा की है, उसको लगातार बीजेपी डॉन जाट के द्वारा कहीं न कहीं एक राजनीति को केंद्र बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जो राजनीति हरियाणा की, उसकी दिशा आपको क्या लगती है कि वर्तमान दौर में जो बीजेपी जिस तरह चाह रही है राजनीति, क्या उसमें बदलाव संभव है? जैसे संतोष जी ने कहा कि अगर विपक्षी एकजुट हो जाते हैं, अपना जो ताकत है उसको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो बड़ी वह ताकत बनेंगे और बीजेपी को चुनौती देंगे। तो उसके पीछे अहिर बेल्ट भी हरियाणा में मानी जाती है, गुड़गांव और रिवाड़ी की जो अहिर बेल्ट है और जाट राजनीति, दोनों का किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इसका क्या असर राजनीति के अंदर वर्तमान में आपको दिखाई देता है? निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में जाटों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर हम पिछला इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जब से 1966 में हमारा हरियाणा बना, उसके बाद से लगातार जो मुख्यमंत्री पद है या एमपी भी रही हैं, तो वो जाट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हमारे कई रहे हैं हरियाणा से। तो उसमें लेकिन हमारा जो कल्चर है ना, वो किसी एक जाति विशेष की बात नहीं हम कर सकते, छत्तीस बिरादरी का है। अगर कोई मान लो कोई किसी जाति विशेष से कोई नेता आता भी है, तो अगर वो सिर्फ अपनी जाति की बात करेगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमारा जो
अगर हरियाणा में हरियाणा की राजनीति में किसी को कामयाब होना है तो उसको छत्तीस बिरादरी की बात करनी पड़ेगी। ये मजबूरी भी है और ये होता भी है। कुछ एक्सेप्शंस हुए हैं पिछले, अगर आप 10 साल की बात ले लें तो कुछ लोगों ने एक जाति विशेष की बात की है, एक जाति विशेष को दरकिनार करने की बात की, तो वो कामयाब नहीं हो पाए, आज वो कहीं नहीं दिखते हैं। मैं उससे पहले ना जो ये जातिगत राजनीति से पहले मैं एक बात है जो धर्मपाल जी ने भी कही और संतोष जी ने भी कही, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो ये नारा जो देते हैं, नारा जो है एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है निश्चित तौर पर। अब अगर हमारे हरियाणा की ही बात करें यहाँ तो पिछली बार जब इन्होंने 75 बार का नारा दिया था विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उसके जो प्रभाव में हरियाणा की जनता तो शायद कम आई, कांग्रेस ज्यादा आई। कांग्रेस जो है वो फुल फ्लैश तरीके से चुनाव नहीं लड़ा, हाफ हार्टेडली आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ा। और जब उनके ये 30-31 विधायक जब आए तो उनको झटका लगा कि अगर हम और थोड़ा सा जोर लगा लेते तो शायद सरकार बना लेते। कुछ बहुत सारे कांग्रेसियों से भी हमारी बात हुई, उस दौरान भी हुई, उसके बाद भी हुई कि हम जो है इस नारे के कि अगर ये 75 पार का क्लेम कर रहे हैं तो हो सकता है भाई बहुमत तो ले ही जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बहुमत है 90 की विधानसभा में वो 46 पे बहुमत आ जाता है। जो जो क्लेम कर रहा है 75 प्लस का वो 45, 46, 50 तक तो आ ही जाएगा। ये मतलब जो है वो कांग्रेस सोच के बैठ गई। जो क्लेम करने वाले थे शायद उनको इतना भरोसा नहीं था कि हमारे इतने आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस उस उनके उसमें साइकोलॉजिकल जो ट्रैप है उसमें फंस गई। ऐसे ही ये जो 400 पार ये भी एक स्लोगन है। खुद एक बड़े नेता ने भाजपा के ने माना कि ये जो हम स्लोगन्स देते हैं ना, जैसे मैडम ने तो बहुत विस्तार से बात की, एक एक राज्य की इन्होंने बात की कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्लोगन दिया गया और कितनी सीटें है। ये जो स्लोगन होता है भाजपा थिंक टैंक का ऐसा मानना है कि ये स्लोगन हमारे कार्यकर्ताओं के लिए होता है, ये जनता के लिए या विश्लेषकों के लिए ये स्लोगन नहीं होता है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए होता है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये स्लोगन होता है, ताकि वो जोश में आ जाए कि हमने ना ये एक टारगेट सेट कर दिया, 400 पार टारगेट सेट कर दिया। अगर 400 पार टारगेट है तो उनको ये लगेगा कि हमें बहुमत तो लेना ही है। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी शायद वो अपने संसाधनों का उतना उपयोग नहीं कर पाएंगे। वो भी ये सोचेंगे कि ये 400 पार कह रहे हैं तो शायद इनका बहुमत तो आ ही जाएगा, इसके लिए तो ये श्योर होंगे ही, इनकी एजेंसियां हैं, सर्वे करवाए होंगे एजेंसियों से या अपने जो सरकारी सोर्सेज या गैर सरकारी सोर्सेज हैं उनसे इन्होंने सर्वे करवा के तभी तो ये बोला होगा, ऐसे थोड़ी कोई हवा में बोला होगा। ये जो है ये बहुत बड़ा भुलेखा है। इसको जो है कांग्रेस को पहले तो कांग्रेस नेताओं को पहले तो अपने मन से ये निकालने की जरूरत है, या कांग्रेस क्या कोई भी विपक्षी नेता, या तो सबसे पहले तो अपने मन से निकालने की जरूरत है कि हम ये जो है कि सोच के साइकोलॉजिकल उनके ट्रैप में ना आए और पूरी ताकत के साथ एकजुटता के साथ चुनाव लड़े, ताकि ये जो पिछले हमारे विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ कि जी जो है वो आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ा। अच्छा, कई बार एक ये भी देखने में आया है कि कांग्रेस के जो ये गुटबाजी का जो कितनी बात करें इसके, मतलब सब जानते हैं कि ये है, ये एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, इसको टैकल करना बहुत जरूरी है उनके लिए अगर उन्होंने वास्तव में सत्ता में आना है। हरियाणा में तो ये कहा जा रहा है कि भी जो लोग तो इनको सत्ता में लाना चाहते हैं, ये खुद ही नहीं आना चाहते, ये लड़ रहे हैं आपस में, ये लोगों के बीच में उस मजबूती के साथ नहीं जा रहे हैं, अपनी बात को उस मजबूती के साथ नहीं कह रहे हैं। अंडरकरंट बहुत है लेकिन उसको निकलने का कहीं से मौका नहीं मिल रहा। हर लोग अक्सर ये पूछते हैं कि बीजेपी नहीं तो कौन, तो जो कौन है क्वेश्चन मार्क जो है उसको लोगों के दिमाग पे बार बार है, उसको हथौड़ा मारना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमें विकल्प। और हम आपको अच्छा फिर एक बात जो मैडम ने हालांकि उसको डिनायल मोड पे थे वो इस मामले को लेकर कि हरियाणा में धर्म के नाम पर नहीं कुछ हो सकता है,
हमारे यहाँ पे एक जिले को छोड़कर, मेवात को छोड़कर, बाकी जो हैं हमारे 21 जिले वो हिंदू डोमिनेटेड है। सिर्फ एक जिला है जहाँ पे मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द हरियाणा जो है वो हिंदू मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। तो जब ये राम मंदिर चला, राम मंदिर का वो हुआ, अब तो उसका असर वैसे कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन उस समय जो लोग मतलब जो विचारधारा से अलग भी थे, वो भी कहीं ना कहीं राम गुण गा रहे थे, वही धुन में जो है वो बह रहे थे। ठीक है। तो बीच में कुछ घटनाएं हुई, जैसे केजरीवाल की घटना हुई है। केजरीवाल का मुझे लगता है कि ये सेल्फ गोल कर दिया बीजेपी ने, इसकी अगर इसकी जरूरत नहीं थी। आज जो लोग हैं, आम चर्चा गली मोहल्लों में ये होती है कि हाँ जी मतलब ज्यादती हो रही है, तो वो जो है वो सेल्फ गोल है। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो धर्म वाला पॉइंट है। धर्म वाले पॉइंट पे हमारा मतलब बीइंग एक विश्लेषक के तौर पर हमें ये मानना है कि कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के नेता जो विपक्षी पार्टी हैं, वो कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि जो हिंदू सनातनी जो धर्मावलंबी हैं उनको कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि भी हमें जो है हमारे धर्म के जो हित हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर सुरक्षित है। तो एक जो डर का माहौल जिसको बीजेपी चाहती है, एक किस्म से ये जो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं वो बीजेपी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाते हैं। उनको ये बोलने का पक्का मौका मिल जाता है कि देखो अगर हम नहीं आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ये। अदरवाइज देखो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको आप समझदार आदमी हैं। आजादी को भी हमारी को 75 साल हो गए हैं। ठीक है। और कभी कोई ऐसी नौबत कभी नहीं आई है कि कोई हिंदू कभी खतरे में है, कभी मुस्लिम खतरे में है, या कभी कोई खतरे में है। ये जो स्लोगन है, ये जो 400 पार के स्लोगन है ना, सेम जो काम ये स्लोगन करते हैं कि ये हमारा धर्म खतरे में है। ये इमोशनल लोगों को रियल जो इश्यूज हैं उनसे ध्यान भटकाने की। अच्छा, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो पूरे देश के साथ है, जैसे बेरोजगारी है या महंगाई है या इवन किसान आंदोलन भी है, या इवन पहलवानों को भी, वो भी कहीं ना कहीं पूरे देश का मामला हो गया। तो दिल्ली में आंदोलन हुआ, और ठीक है हमारे ज्यादा थे पहलवान, हरियाणा वालों ने लीड किया था, लेकिन ये जो अगर उनको एक जाति विशेष के साथ जोड़े तो जो जिस कम्युनिटी से वो जाट कम्युनिटी से आते हैं उसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है और भी कहीं कई जगह पे है। अगर खिलाड़ी के तौर पर उनको देखें तो खिलाड़ी तो पूरे देश के अंदर है। तो ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा पंजाब तक नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे एक्सक्लूसिव इश्यूज हैं, हमारे यहाँ एक जो पूरे देश में नहीं है, हमारे यहाँ पे एक फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र, और पूरे हरियाणा में उसको परेशान कुछ इस तरह से उसका नाम वो कर, क्योंकि हर आदमी उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशान हुआ है। जो बहुत सारे जो बुजुर्ग थे जिनको पहले जो वो पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन कट गई। बहुत सारे और जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी थे उनका जो वहां से नाम इसलिए काट दिया गया क्योंकि जो परिवार पहचान पत्र है उसमें परिवार की आय जो है वो ज्यादा दिखा दी गई, और उस परिवार को खुद नहीं पता है कि मेरी आय ज्यादा दिखा दी है। जब वो उसको करेक्ट करने के लिए, ये एक हमारे यहाँ पे है सीएससी सेंटर्स, उनको अटल सेवा केंद्र भी बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर भी बोलते हैं, कई नाम है, लेकिन कुल मिला के ये है कि कुछ लोगों को रोजगार के नाम पर बिठा दिया गया है कंप्यूटर देके, और वो जो है कुछ सरकारी योजनाएं जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पोर्टल पोर्टल पे सारा कुछ पोर्टल पे ही सरकार चल रही है, तो वो जो है पोर्टल खोल के लोगों को बताते हैं। लेकिन वो जो जब सीएससी सेंटर में भी लोग जाते हैं कि ये हमारी तो इतनी आय है नहीं परिवार की, ये कैसे दिखा दी गई, तो वहां से भी करेक्शन नहीं हो पाती। तो ये एक मुद्दा बहुत बड़ा है। एक शहरों में हमारे यहाँ मुद्दा बहुत है ये एनडीसी का, जो जब जमीन की प्लॉट्स की, खासतौर पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं उनकी जब खरीद फरोख्त की जाती है, तो उसके लिए जो नगर परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, वहां से एनडीसी लेनी पड़ती है।
वो जो है एक आप ये समझ लो कि महाभारत का युद्ध लड़ने जैसी स्थिति होती है। अगर आप बिना किसी सिफारिश के, बिना कुछ लिए दिए वहां पे जाते हो, पोर्टल पे जाते हो, उसके 3 लेवल हैं। एक लेवल पे ओके हो जाएगा, दूसरे लेवल पे अटक जाएगा, जब दूसरे लेवल पे अटक जाएगा दोबारा फिर पहले लेवल से शुरू होगा। तो वो जो है, वो जो इस लोगों के लिए बहुत एक बड़ी समस्या है। उसको मतलब इस सरकार ने बार बार कहने के बावजूद इस सरकार ने उसको ठीक नहीं किया। एक हमारे यहाँ और बड़ी दिक्कत आई, ये जो एनडीसी और ये जो प्रॉपर्टी से जुड़े मामले हैं, प्रॉपर्टी आईडी, एक प्रॉपर्टी आईडी है, एक फैमिली आईडी जिसको परिवार पहचान पत्र, एक प्रॉपर्टी आईडी है जो शहरी क्षेत्र में है। एक राजस्थान की कंपनी थी याशी करके, याशी कंसल्टेंसी, उसको पूरे हरियाणा का ठेका दे दिया बिना सोचे समझे। और उसने जो है अपने उसके जो कर्मचारी थे, वॉलंटियर्स थे, जो आप कह सकें उसके जो एजेंट्स थे, उन्होंने ग्राउंड पे जाके वो सर्वे करने की बजाय अपने दफ्तर में बैठ के ही सर्वे कर दिया। किसी की प्लॉट किसी के नाम दिखा दिया, किसी की पैमाइश कुछ की ग्राउंड पे और उसमें कागजों में कुछ और दिखा दी गई। तो एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट हो गया पूरे हरियाणा में। जब विधानसभा सेशन हमारा चला, उस पूरे सत्र के दौरान हर एक पिछले अगर प्रोसीडिंग निकालें पिछले कई सत्र की विधानसभा की, तो आपको ये मुद्दे जो एनडीसी है, प्रॉपर्टी आईडी है, ये सारे और परिवार पहचान पत्र, ये मुद्दे जो है विपक्ष की बात नहीं, सत्ता पक्ष के भी एमएलए ने ये मुद्दे विधानसभा में उठाए हैं, क्योंकि ये जो है ये पूरे हरियाणा की समस्या है। ये अगर आप क्योंकि मैंने इस मुद्दे को इसलिए यहाँ पे छेड़ा है क्योंकि भाजपा को शहरों की पार्टी ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ये शहरी लोग तो हैं ही इनके साथ हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने किसान आंदोलन और बाकी सब चीजों के लिए लोगों को नाराज कर लिया। शहरी क्षेत्र में आपने जो लोगों की इन चीजों, जैसे मैंने जिनकी जिक्र किया, उनको नाराज कर लिया। तो निश्चित तौर पर इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो है, ये चीज खुल के आपको ये नहीं होगा कि माहौल बन गया, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन गया, क्योंकि लोग जो है वो खुल के सामने नहीं आना चाहते, और जो इन चीजों से प्रभावित लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहते। इसलिए मैं हमेशा एक बात कई इंटरव्यूज में और कई पैनल डिस्कशन में मैंने ये बोला है कि अंडर करंट बहुत, जो कोई किसी सर्वे में नहीं आएगा, जो किसी आपकी किसी भी रिपोर्ट्स में वो नहीं आएगा, जो अंडर करंट है सरकार के खिलाफ, वो जो है उसको टैकल किस तरह से किया जाए। अभी मैं तो कह रहा था थोड़ा टाइम है, और चलो धर्मपाल जी ने कहा कि अभी चुनाव तो आप तब मानोगे जब आपकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। अभी हमारी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, तो मैंने इसलिए थोड़ा टाइम बोला था धर्मपाल जी, क्योंकि हमारे ना जो लोकसभा क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वो बहुत बड़ी है। अगर मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जिसको पहले से लोग नहीं जानते हैं, मान लो कोई पैराशूट कैंडिडेट आ जाता है, तो उसका तो परिचय करवाने में ही टाइम निकल जाएगा। फिर जो मैंने पिछले बार भी अपनी बात कही थी कि जो कांग्रेस है उसमें कई गुट्स हैं, तो उन गुटों को, नेताओं को साधने में भी टाइम लगेगा। फिर प्रचार सामग्री और बहुत सारी चीजें होती हैं चुनाव के दौरान। चुनाव जब तय हो जाती है कोई भी डेट, जैसे शादी कोई फिक्स हो जाती है ना, तो उसी दिन से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की घोषणा की पूरे देश के लिए, बेशक हमारा चुनाव 6th फेज में आ रहा है, लेकिन सभी ने तैयारियां तो उसी दिन से करनी शुरू कर दी थी। ये तो मतलब ये नहीं है कि हम एन पूरे मौके पे सेहरा बांध के खड़े हो जाएं। इसके लिए लोगों को बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सर 19 लाख लोगों की एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 19 लाख वोटर्स की। नए वोटर्स बहुत हैं, तो नए वोटर्स की अलग तरह की रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी अलग तरह की समस्याएं हैं। जो प्रौढ़ हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, और कुछ लोग मन बनाए बैठे हैं, उनके मन को कैसा बदला जाए, हर एक के लिए अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। ठीक बात है, महिलाओं चुनौती की बड़ी है। अपनी बातें हैं। फिर जो जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया,
कि जी हम 80 करोड़ लोगों को तो हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, वो तो हमारे हैं ही। फिर जो है बहुत सारे सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं वो तो हमारे हैं ही। और उनको मंचों से जो बार बार हैमरिंग की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि जी ये जो है ये आपको आने वाले अगर 5 साल तक के लिए चाहिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा, भाजपा को ही वोट जी, देना जी। पड़ेगा। तो ये चीजें जो है लोगों के मन में जो चीजें बैठी हुई है या बिठाई जा रही हैं, उनको आपको रोकने के लिए अपना अपना विचार उन लोगों के दिलो दिमाग में डालने के लिए जितना टाइम मिल जी, जाए ना वो कम है। इसलिए बिल्कुल। अब अगर कोई ये सोच के बैठेगा कि जी मैं जब नोटिफिकेशन होगी, जब मेरा नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा, उस दिन के बाद में लोगों के बीच में जाऊंगा, तो फिर बहुत वो पिछड़ चुका होगा, वो बहुत कुछ अपना लूज कर चुका होगा। ये तो पल पल बहुत कीमती है। मुझे लगता जी, है जी। चाहे भाजपा हो चाहे विपक्ष हो, सभी को एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए। जो उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, वो लोगों के बीच में लेके जाने चाहिए। जितने उनके संसाधन हैं वो सारे संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए। ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि जी हम आधे अधूरे हो सकता है जीत जाएं, हो सकता है हार जाएं, और हम अपना अपना सब कुछ क्यों लुटा दें। ये तो जंग है, एवरीथिंग इज ठीक फेयर बात। इन लव एंड वार। इसमें आपको सिर धड़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जीवन मरण जी, का जी। सवाल है, क्योंकि जो पिछले आपने एक दशक के दौरान देखा, अगर 5 साल और मान लो एक पार्टी को मिलते हैं या 5 साल दूसरी पार्टी को मिलते हैं, तो नीतियों में आपको अमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी जिस विचारधारा के साथ जुड़ा है, हम किसी का प्रचार नहीं करने के लिए बैठे, जो भी जिस विचारधारा के साथ जुड़ा है और जो है वो अपना वोट, क्योंकि पर्सनल राइट है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेरे पार्टी की ये नीतियां हैं, मेरे पार्टी के ये कार्यक्रम हैं, लेकिन अंदर जाके जो है वो तो लोगों ने अपने जो भी स्वेच्छा से ही ठीक डालनी बात है। है, तो अपना मन बनाया होता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा यही है कि मेरा अंत में एक ही मतलब सभी को जो अपील है कि किसी को भी वोट डालें, लेकिन वोट जरूर डालें, ज़रूर जो भी, क्योंकि हाँ। आपके हाथ में पूरे देश का भविष्य है। और आप इस अपने जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, इसका आप प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद। जी, जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वोट ज़रूर डालें, क्योंकि वोट से ही जो सरकार के प्रति हमारा जो दायित्व बनाने का, वो हम पूरा करते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। जो भी हमारी मत है, जिसके पक्ष में भी मत है हमारा, उसे देना ज़रूर चाहिए। तो मैं कार्यक्रम अंत में धर्मपाल जी के पास हूँ। धर्मपाल जी, आपको पूरे हरियाणा की जो राजनीति पे जिस व्यापक चर्चा आपने खुद भी आप शामिल रहे हैं उसमें। तो वर्तमान के समय में, जैसे कि मैंने कहा, हेयर बेल्ट भी एक गुड़गाँव, रेवाड़ी की हेयर बेल्ट में भी बड़ा दबदबा है, राजनीति का भी कहा जाता है। उसके बाद जाट समुदाय की राजनीति अलग है। ऐसे में जो हुड्डा परिवार है, जो भूपेंद्र हुड्डा हैं, कांग्रेस के जो सर्वमान्य मतलब सबसे बड़े नेता हरियाणा के अंदर कहे जाते हैं। और जैसे सभी ने कहा कि जो गुटों में एसआर के, जैसे आपने इनिशियल उसके वर्ड लिए, कि कुमारी शैलजा हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला हैं, किरण चौधरी हैं। ऐसे में क्या पूरे कांग्रेस के अंदर समन्वय आप देख पा रहे हैं कि हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस इस समय एकजुट होकर बीजेपी से मोर्चा लेने को तैयार है? क्या कुछ ऐसा कुछ वहाँ की राजनीति में ऐसा कुछ डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं? फिर जैसा कहा जाता है कि हुड्डा के नेतृत्व को कहीं न कहीं कांग्रेस जो शीर्ष नेतृत्व है उसने हरी झंडी दे दी हरियाणा के अंदर। तो ऐसे में हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकसभा का भी और आने वाले समय विधानसभा चुनाव का भी। क्या लगता है आपको? प्रशांत जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो है वो खींचतान कम नहीं, वहां भी पूरी खींचतान है। और वो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी, जो उनके पार्टी में उनकी टांग खींचने वाले होते थे, वो उनको उठाने वाले होते थे, सबको ठिकाने लगा दिया था एक एक करके। और आप को हरा पारा और एक आपके सबके सब आपकी आवाज़ और डिस्टर्ब हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही क्लियर आपकी। ये सब खट्टर साहब के अनुमोदन से आए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि
यहाँ मनोहर लाल खट्टर आज भी एक फैक्टर है और दूसरे जो लोग होंगे अपने विरोधी पार्टी को खाने लगे। तो एक तो ये चीज, दूसरा ये है कि कांग्रेस में जो खुद है इसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के बाद भी जो है नेताओं की कमी नहीं है, बहुत है नहीं, कान खींचने वाले भी, लेकिन कांग्रेस मन से लोकसभा चुनाव नहीं लड़। कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं वो केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ना चाहते हैं, वो नहीं लड़ना चाहते। ये बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के नेताओं के साथ कि वो लोकसभा चुनाव को सीरियस नहीं दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी विधानसभा चुनाव ही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत यहाँ कांग्रेस के सामने दिखाई दे रही है। जहां तक बात दूसरे जो नेताओं की है, इनेलो की है या जेजेपी की है, तो जेजेपी हो या इनेलो या देवीलाल परिवार का कोई और सदस्य, वो सब के सब एक तरह से भाजपा के साथ पहुंच गए हैं, किसी न किसी रूप में भाजपा के सहायक के रूप में ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में यही सब देखने को मिला। तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव होने जा रहे हैं तो सबसे बेहद जरूरी है कि कांग्रेस एकता के साथ आए, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को, कांग्रेस के उम्मीदवार सीरियसली चुनाव लड़े। और जनता तो भरी बैठी, जनता बड़ी दुखी है। अभी बलराम जी ने शहरी जनता की भी बताया, प्रॉपर्टी आईडी हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला है और वो ऐसा घोटाला है इसकी पेमेंट भी कर दी गई और पेमेंट करने के बाद उस फर्म को जो है बैन किया गया। क्या मतलब रह गया? आप उस पर वसूली नहीं कर रहे, आप उस पर सही नहीं कर पा रहे और आप बैन कर रहे हैं क्योंकि पेमेंट उसको कर दी है। इस तरह के बड़े घोटाले जो हैं वो हरियाणा में हुए हैं, जो सामने आते भी हैं तो उनको संस्थागत रूप से जो है वो सही कर दिया जाता है। और मनोहर लाल खट्टर तो ऑन द फ्लोर, विधानसभा के फ्लोर पर किसी भी तो जिन पे आरोप लगते हैं घोटालों के, तो सीधे सीधे क्लीन चिट पहले दे देते हैं और जांच की बात बाद में करते हैं। तो जहां लोगों में रोष है, नाराजगी है, लोग चाहते हैं बदलाव, लेकिन बदलाव के लिए एक सशक्त टीम की जरूरत है विपक्ष में, जो अभी सामने आएगी या आप जैसे भी कैंडिडेट करेंगे और जिस तरीके से कांग्रेस बिहेव करेगी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता एकजुट होंगे या बिखर के चुनाव लड़ेंगे, खींचेंगे, ये इस पर ज्यादा डिपेंड करेगा। जनता तो बीजेपी को हराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि जनता का जो नाराज़गी है वो तो स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं दिखाई दे रही है और जनता कहीं न बीजेपी को हराने का मूड भी बना चुकी है। ऐसे में विपक्षी दलों का दायित्व हो जाता है कि वह कैसे अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करे और चुनाव को किस तरह से वह लड़े, जिससे भी बीजेपी को इन चुनावों में वह हरियाणा में उसके ऊपर सफलता भी दर्ज कर सके। तो विपक्षी दलों की बड़ी भूमिका है कि वह अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभाते हैं, चुनाव में कैसे उतरते हैं। तो जिस तरह से आप तीनों ने जिस तरह से पूरा एक हरियाणा की जो राजनीति है उसका परिदृश्य को विस्तृत विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी और मैं आप सभी का बहुत-बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।